हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों पहले पृथ्वी के घूर्णन को लेकर के कुछ खबरें सामने आई हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का अपने आप में जो घूर्णन है वह दिन और रात को निर्धारित करता है, और जो 24 घंटे की अवधि में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है अपना घूर्णन के अंतर्गत, और उसी एक चक्कर को हम एक दिन के रूप में जानते हैं, मतलब दिन और रात की अवधि से थोड़ा सा हटा करके। लेकिन पिछले कुछ समय से ये बात देखने को मिली है कि जो घूर्णन है उसकी गति में तेजी आ रही है, और कुछ समय और पहले अगर हम जाएंगे तो तब ऐसा देखने को मिल रहा था कि पृथ्वी की गति में कुछ धीमापन आ रहा है। तो ये जो प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे के क्या कारण है, आज के इस डिस्कशन पे हम इस पर फोकस करेंगे। कोई भी सवाल इससे जुड़ा हुआ प्रीलिम्स में या फिर मेंस में पूछा जा सकता है, उन कारणों को लेकर के, उन प्रभावों को लेकर के। तो जो आज का टॉपिक है वह है, क्या चांडलर वॉबल की घटना से बढ़ रही है पृथ्वी की घूर्णन गति। तो इस पूरी घटना को एक शब्द से जोड़ करके देखा जा रहा है, चांडलर वॉबल। इससे जुड़ा एक फिनोमिना है ये। तो चांडलर वॉबल का फिनोमिना क्या कहता है, इससे जुड़ी क्या परिभाषा है, क्या प्रभाव है, और ये जो घटना इससे जोड़ करके देखी जा रही है तो कितना इससे रिलेट करेगी, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। जो डायमेंशंस है उन पर आते हैं, लेकिन उससे पहले खबर देख लें। अर्थ इन अ हरी कंप्लीट्स रोटेशन इन लेस देन 24 आवर्स, वाई एंड वॉट हैपन्स नाउ। यानी ऐसा कहा गया है खबरों में कि अब पृथ्वी बहुत तेजी से घूमना शुरू कर दिया है, पृथ्वी ने बहुत जल्दी में है, और 24 घंटे से भी कुछ कम समय में जो घूमने का एक चक्कर है वो पूरा कर रही है। तो ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, इस पर बात करेंगे। और अब क्या किया जाना चाहिए ये भी जरूरी है, वैज्ञानिक किस तरह से देख रहे हैं। तो हालिया घटना क्या है इसको देखेंगे, दिन की अवधि कैसे निर्धारित की जाती है इसको जानेंगे, पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो घूमने की गति को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इसके अलावा जो चांडलर वॉबल की हम बात कर रहे हैं, ये घटना क्या है, किस तरह से इसका प्रभाव होगा, और एक सवाल जो आपसे मेंस के स्तर पर पूछा जाएगा, और कमेंट सेक्शन में आपके लिए एक सवाल प्रीलिम्स का भी दिया जाएगा। ठीक, यह जो घटना है या फिर यह जो टॉपिक है जीएस पेपर 1 भूगोल के अंतर्गत हम इसे जोड़ करके देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य जो कि हमारे सौरमंडल के केंद्र में मौजूद है, और जितने भी ग्रह मौजूद हैं वे सभी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक, तो पृथ्वी मौजूद है, पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। ठीक, और सूर्य के चारों ओर तो परिक्रमा कर रही है, लेकिन अपने भी अक्ष में घूम रही है। सभी लोग इस तथ्य से वाकिफ हैं। ठीक, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा, ठीक, जो पृथ्वी का उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह। तो ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और अपने भी अक्ष पर घूम रहा है, यानी खुद भी घूम रहा है और पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रहा है। सामान्य तौर पर माना जाता है कि पृथ्वी जो एक चक्कर पूरा करती है अपने घूर्णन का, उसको माना जाता है 24 घंटे। तो 24 घंटे का समय हम कैलकुलेट करते हैं कि एक दिन बीत गया। ठीक, दिन और रात की अवधि मिला करके इन जनरल टर्म्स में 24 घंटे यानी एक दिन, एक तारीख आगे बढ़ गई। ठीक, 24 घंटे के अंतराल में। तो अब ऐसा देखा गया है कि यही जो 24 घंटे का अंतराल है, ये 24 घंटे में पूरा ना होकर के 24 घंटे से कुछ कम समय में ही पूरा हो गया है। ठीक, तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है वैज्ञानिकों के लिए। हालांकि ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, लेकिन पिछले महीने जो एक टाइम रिकॉर्ड किया गया था, उस समय जो फिनोमेना रिकॉर्ड किया गया था वो अब तक का, जब से इसको शुरू किया गया है कैलकुलेशन किया जाना एटॉमिक क्लॉक्स के जरिए या परमाणुवी घड़ियों के जरिए, तब से लगा करके सबसे छोटा इसको माना गया है। यानी कि पृथ्वी अपनी सामान्य गति से अधिक तेजी से घूम रही है और 24 घंटे से भी कम समय में इसने एक घूर्णन पूरा कर लिया। 29 जून की जो घटना दर्ज की गई थी उसमें जो घूर्णन था वो 1.59 मिली सेकेंड्स में पूरा हो गया था। 24 घंटे से 1.59 मिली सेकेंड्स पहले। तो जो परमाणु घड़ियां हैं, परमाणु क्लॉक्स हैं, एटॉमिक क्लॉक्स हैं, वो इसको बहुत ही छोटे लेवल पर जाकर के मापती हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि कैसे पता चल गया इतना छोटा सा अंतर। तो ऐसा नहीं कि जो कैलकुलेशन है वो किसी व्यक्ति ने देख करके की है, वो बहुत सूक्ष्म स्तर पर जो हमारे पास संयंत्र मौजूद हैं वे ऐसी गणना करके हमें जानकारी देते हैं। अब ये जो घटना है इसको जोड़ा गया है चांडलर वॉबल के इम्पैक्ट से या फिर चांडलर वॉबल प्रभाव से। तो ये शब्द भी हमारे लिए एक तरह से जो लोग जानते हैं, इससे परिचित है, वो ठीक है। बाकी जो नहीं जानते उनके लिए नया शब्द हो सकता है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अब जो संस्था है जो पृथ्वी के घूर्णन की निगरानी करती है, तो वो कौन करती है? वो करती है इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस, जो कि पृथ्वी की घूमने की निगरानी और वैश्विक समय के निर्धारण में
योगदान देती है। 1987 में इसका गठन किया गया। गठन किया किसने? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के जरिए। ठीक, ये कुछ नाम जानने जरूरी है। अब उन ट्रेंड्स को देखें तो 2019, 2020, 2021 और 2022 के कुछ ट्रेंड्स यहाँ पर ग्राफ पे दिखाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2019 में जो सबसे छोटा दिन हम कहें एक तरह से हुआ था, तो वो 0.95 मिलीसेकंड कम था 24 घंटे से जो घूर्णन था। उसके बाद 2020 में देखें तो 1.47 मिलीसेकंड, और ये था 19 जुलाई को। ठीक, उसके बाद 2021 में देखें तो 9 जुलाई को 1.46 मिलीसेकंड, और फिर 2022 में 29 जून को 1.596 मिलीसेकंड, यानी 1.60 भी कह सकते हैं। तो इसी को इस चार्ट में भी दिखाया गया है, जहां पर सबसे छोटा दिन दिखाया गया है और सबसे बड़े दिन को भी दिखाया गया है उस खास वर्ष के। तो ये जो दिन की हम बात कर रहे हैं ना, 29 जून को 1.60 मिलीसेकंड, ये जब से एटॉमिक क्लॉक्स के जरिए ऐसी कैलकुलेशन शुरू की है तब से रिकॉर्ड किया गया लगभग सबसे छोटा दिन है। मतलब जरूरी नहीं है कि दिन सबसे छोटा ही हो सकता है ये 24 घंटे से ज्यादा भी हो सकता था। लेकिन पिछले कुछ ट्रेंड्स बताते हैं कि अब जो दिन की अवधि है उसमें कुछ कमी आनी शुरू हो गई है, यानी जो घूर्णन है वो और ज्यादा तेज हो गया है। अगर हम कहेंगे कि दिन छोटा हो गया, या फिर जो 24 घंटे की अवधि एक निर्धारित थी, अगर वो उससे पहले हो गया, इसका मतलब क्या पता चलता है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है और तेज हो गई। अगर हम कहें कि जो दिन है उसकी अवधि बढ़ गई है, तो इसका मतलब क्या है कि घूर्णन गति धीमी हो रही है। ठीक, चलिए अब बात करें दिन की लंबाई कैसे पता चलती है, कैसे मापते हैं। तो खगोलविद हैं और टाइम कीपर्स हैं जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, एकत्रित करते हैं। वे औसत सौर समय के आधार पर इसकी गणना करते हैं, जिसे यूनिवर्सल टाइम यानी UT1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो पृथ्वी के घूमने की औसत गति के आधार पर इसको एक समय मानक मानते हैं। मान ली औसत गति हम मान के चल रहे हैं कि 24 घंटे है, 24 घंटे में अपना एक चक्कर पृथ्वी पूरा करती है। ठीक, तो अब ये जो समय है इसको UT1 कह रहे हैं। तो UT1 की तुलना किससे करेंगे? जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु समय है। ठीक, उससे इसकी तुलना करेंगे तो जो अंतर आएगा उसे ही दिन की लंबाई हम मानेंगे। ठीक, तो ग्रह को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय और जो 24 घंटे का समय है उसके बीच का जो अंतर है, फिर उसे ही दिन की लंबाई मापा जाता है। हालांकि आमतौर पर सामान्य बोलचाल में हम क्या कहते हैं कि 24 घंटे का ही होता है, लेकिन इसमें भी अंतर आता रहता है। ठीक, अब पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? अपनी गति से मान ली पृथ्वी घूम रही है तो कैसे प्रभावित होगी? पहला तो ये कि भूकंपीय गतिविधियां पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करती हैं। दूसरा, महासागरों की अवस्थिति, महासागरों की जो उपस्थिति मौजूद है वो भी प्रभावित करती है। और ज्वार, जो समुद्रों में आने वाले ज्वार हैं। ठीक, आंतरिक और बाहरी परतों में गति, यानी पृथ्वी का जो कोर है वो किस गति से घूम रहा है। आप सभी ने अगर ज्योग्राफी पढ़ ली है अपना सिलेबस के अंतर्गत तो आपने प्लेट विवर्तनिकी भी पढ़ ली होंगी, यानी जो प्लेटों का संचरण है वो भी होता रहता है, जिसकी वजह से इसमें कुछ ना कुछ अंतर आता है। एक लेवल तक क्लाइमेट भी इसको प्रभावित करती है, और बदलते समय में जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका भी इम्पैक्ट इसमें पड़ेगा। इसके अलावा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इसको प्रभावित करता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीधे सीधे प्रभाव डालता है ज्वार भाटा पर। तो जैसे ही ज्वार आता है तो पृथ्वी के घूर्णन की गति थोड़ा कम हो जाती है, और समय समय पर चंद्रमा की दूरी भी पृथ्वी के साथ जो चक्कर लगाता रहता है उसमें भी अंतर आता रहता है, बदलाव होता रहता है। ये सब कारण है जिसकी वजह से पृथ्वी की जो गति है वो प्रभावित होती है, घूर्णन गति। प्लस पृथ्वी का आकार भी उसमें मैटर करता है, उसको भी हम आगे चांडलर वाले इफेक्ट में देखेंगे। ठीक, तो चांडलर बॉबल इफेक्ट भी है जो इसको प्रभावित कर रहा है, उसकी गति को। अभी के लिए जो बात की गई है, यानी पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने में होने वाला परिवर्तन, इसको कहते हैं चांडलर इफेक्ट के अंतर्गत देखते हैं। ये जो परिवर्तन है बहुत बड़े नहीं होते, कुछ समय के लिए होते हैं और छोटे और अनियमित होते हैं, यानी कि इनको कहा नहीं जा सकता कि कब हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी के घूमने में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। कैसे लाते हैं इसको देखें। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये इसका अक्ष है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाला। ठीक, ये इसका वो अक्ष है जो हमें पता है कि यहाँ पर ध्रुव मौजूद है, लेकिन वास्तविक रूप से जो घूर्णन है वो इस अक्ष पर होगी। ठीक, ये इस तरह से घूर्णन करेगी, लेकिन पृथ्वी चूंकि झुकी हुई है, जो हमें पता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के आधार पर पृथ्वी हल्का सा 23.5 अंश झुकी हुई है। ठीक,
अब अगर हम इस बात को देखें कि चांडलर इफेक्ट पड़ा तो पृथ्वी अपने इस अक्ष पर मान लीजिए घूम रही है, इस वाले पर, ठीक, इसको थोड़ा सा साफ कर ले, यहां से इस अक्ष पर पृथ्वी घूम रही है। अब अगर ये अक्ष हल्का सा भी अपनी जगह से हिलने लग जाए, मान लीजिए ये इसका अक्ष है और ऐसे ऐसे हिलने लगे, तो इसकी घूमने की जो गति है उसमें अंतर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। आप लोगों ने एक लट्टू देखा होगा जिसको हम लोग छोटे में ऐसे घुमाते थे हाथ से। एक समय ऐसा आता था जब उस लट्टू का जो अक्ष होता था जिस पर वह घूम रहा है हल्का सा हिलने लगता था, तो उसी हिलने की गति को आप इससे हल्का सा जोड़ करके देख सकते हैं कि अगर ये अक्ष हिलने लग जाए अपनी जगह से तो जो घूर्णन है उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। यही चांडलर प्रभाव है जिसकी खोज अमेरिकी खगोल शास्त्री सेथ कार्लो चांडलर ने 1891 के आसपास की थी। ठीक, तो पृथ्वी की ध्रुवीय गति का डगमगाना, उन्होंने इस तरह से इसको देखा कि पृथ्वी की जो ध्रुवीय गति है वो भी अपने आप में डगमगा सकती है। ठीक, और इसकी वजह क्या बताई, चूंकि पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, यानी कि अगर पृथ्वी एकदम गोल होती तो एकदम सही तरह से घूम रही होती, लेकिन पृथ्वी का जो आकार है वो भी अपने आप में हल्का सा अंडाकार है, यानी पृथ्वी अपने ध्रुवों पर चपटी है। तभी हम देखते हैं कि जो भूमध्य रेखा है वहां का जो स्पेस है वो सबसे ज्यादा चौड़ाई है भूमध्य रेखा पर, और ध्रुवों की ओर आने पर ये वैसे भी कम हो जाती है। तो एक गोला है अपने आप में, ऐसा तो होगा ही, लेकिन यहाँ चपटी भी है, ये भी इसका एक अलग तरह का शेप है जो इस पर प्रभाव डालता है। ठीक, अब जो चांडलर वॉबल इंपैक्ट है उसका क्या कारण हो सकता है। पहला तो ये कि समुद्र के तल पर जो दबाव है उसका बदलना। ठीक, सीबेड अगर हम कहें समुद्र का जो तल है उसका दबाव, उसका प्रेशर बदलता है तो इसका इंपैक्ट आएगा। और प्रेशर कैसे बदलता है, जब उसके टेम्परेचर में और उसकी सैलिनिटी यानी लवणता में अंतर आता है तब ये जो दबाव है इस पर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा महासागरों के संचलन में हवा से होने वाले परिवर्तन। तो चांडलर इंपैक्ट में अगर हम दोनों को ही कैलकुलेट करें तो 2/3 जो प्रभाव है वो समुद्र के नीचे के दबाव में होने वाले परिवर्तन की वजह से, और बाकी का 1/3 वायुमंडलीय दबाव में उतार चढ़ाव से ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो पिछला जो चार्ट बताता है बहुत लंबे समय से ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, कभी दिन बड़ा हो गया, कभी दिन की अवधि कम हो गई। तो एक समय ऐसा आ रहा था जब दिन की अवधि बढ़ती जा रही थी, ठीक, लेकिन अब दिन की अवधि कम हो रही है। तो अब कई सारे जो रिसर्चर्स हैं उनका मानना यह है कि अगर मान लीजिए कुछ सेकंडों की जो गिरावट अगर उसमें आ रही है, कुछ सेकंड भी आ रही है या मिली सेकंड भी आ रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट बहुत समझना बहुत आवश्यक भी है। सबसे पहली बात यह है कि जो भी जीपीएस से रिलेटेड, नेविगेशन से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है हमारे पास, उपकरण है, या हम सैटेलाइट की ही बात करें तो सैटेलाइट ये सभी अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं जो एटॉमिक क्लॉक है। तो अगर उसके टाइम में जो कि 24 घंटे मान लीजिए अभी के लिए निर्धारित है, इसमें कुछ भी परिवर्तन आएगा तो इनसे जुड़े हुए टाइम पर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो या फिर अन्य संचार उपकरण हो। तो एक वैज्ञानिक जगत का एक धड़ा ऐसा है जिसने ऐसी संकल्पना दी थी कि क्या हम इस समय को 1 सेकेंड पीछे कर लें, कि ताकि जो 24 घंटे का समय अंतराल के आधार पर जो अभी समय हल्का सा पीछे होता दिख रहा है, जो पृथ्वी का घूर्णन कम होता दिख रहा है, उसके हिसाब से हम इसको मैच करा पाएंगे। तो मेटा जैसी कंपनियां, आप जानते हैं मेटा जो कि अब फेसबुक की ओनर कंपनी है, एक तरह से फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, तो मेटा जैसी कंपनियों ने इसका जबरदस्त विरोध किया है। उनका कहना यह है कि जो संकल्पना है 1970 के दशक के आसपास दी गई थी। इस समय ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी की जो गति है वो बढ़ती हुई जो दिख रही हो सकता है कुछ समय बाद वो अपने आप वापस से अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए, क्योंकि इसमें अक्सर ही हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहे। इसलिए ऐसा कोई परिवर्तन करना अपने आप में जो गैजेट्स इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है उसमें बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। नेविगेशन सिस्टम्स को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि जो गणनाएं हैं अपने आप में, ठीक, तो मान लीजिए समय गणना है इस तरह से होगा, ठीक, उसके बाद ये कुछ इस तरह से हो सकता है, या हम कहें 0-0 हो जाएगा फिर, ठीक, उसके बाद जो नया समय है फिर वो शुरू हो जाएगा जब 24 घंटे का समय पूरा हो जाता है। अगर हम इसे 1 सेकंड पीछे कर देंगे तो जो कैलकुलेशन है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी और इसमें भी मिसमैच होना शुरू हो जाएगा। तो जो इस वक्त इक्विपमेंट है उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। ठीक, तो ये इस पूरे टॉपिक का कंक्लूड है। इस टॉपिक में जो जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनकी हमने चर्चा की वो आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। आज का सवाल देखें, उसके बाद इसको पूरा करेंगे। सवाल है, चांडलर वॉबल की परिघटना क्या है? पृथ्वी के घूर्णन पर इसके हालिया संभावित
प्रभावों की चर्चा कीजिए। चूंकि संभावित प्रभाव प्रश्न में इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक फिनोमिना है जिसको आधार बना करके वैज्ञानिक इसके कारण के रूप में इसको देख रहे हैं। तो हमें चूंकि इसकी चर्चा इसलिए करनी है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रमाण तो है नहीं, इसलिए चांडलर बबल की परिघटना बताते हुए इस वक्त जो इसके प्रभावों के से जोड़ करके देखा जा रहा है उसको आप 250 शब्दों में ही इसको लिख सकते हैं और लिख करके बता दीजिएगा कि क्या वजह रही, किस वजह से ऐसा कहा जा रहा है, क्या फिनोमिना है और कब कब ऐसे ट्रेंड्स बदले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।